नमस्कार, पीएनआई टॉक में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त पवन राज और एक बार जनता की भारी मांग पर डिमांड पर लेके आए हम गौरव सिंघल जी को, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में और जानते हैं राजनीतिक, सामाजिक, शिक्षा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातें। गौरव जी नमस्कार। नमस्कार हमारे पवन स्टूडियो में जी। आपका स्वागत है। और सबसे पहला हमारा सवाल रहेगा कि मोहन भागवत जी का भी एक बयान आया था जो कि बहुत ज़्यादा चर्चित है कि 200 सालों तक अगर आरक्षण जारी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप कैसे देखते हैं? इसे एक जिस तरह से हम पहले से शुरू से कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, इनकी सोच इतनी कुत्सित और इतनी घृणित है और इन्होंने समाज के बीच में एक इतनी गहरी खाई खोद दी है पवन जी, कि इस गहरी खाई को पाटने में अब में 200 या 500 साल भी नहीं लगेंगे। जी। 500 साल में भी हम इस खाई को पाट नहीं पाएंगे। और मैं पहले से कहता हूं, सवर्ण विरोधी पार्टी यदि कोई इस देश में है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी सवर्णों के और पिछड़ों के बीच में इतनी आ, मतलब इतना उनके बीच में इतना डिफरेंस पैदा कर चुकी है कि आप खुद देख लीजिए। यूजीसी का मुद्दा ये क्या था, क्या इसकी आवश्यकता थी? जब शिक्षा सबके लिए समान है तो इस यूजीसी के मुद्दे को इस सेंसिटिव समय पर उठाने का क्या लॉजिक था? मैं शुरू से कहता हूं, आरएसएस और भाजपा, इन लोगों ने जनता के दिलों में और जनता के दिमाग में जहर भर के रख दिया है और जनता है कि समझ नहीं पा रही है। सवर्णों को पिछड़ों के खिलाफ कर दिया, पिछड़ों को सवर्णों के खिलाफ कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के हम उदय की बात करें तो आप देखेंगे कि पहले इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया। जब वो अपने इस मकसद में कामयाब हो गए तब इन्होंने देखा कि अब हमें हिंदू की जो अपनी जातियां हैं उनको आपस में लड़ाना है। तो आप ये देखिएगा, ये सब इन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया है। यूजीसी लेकर आना, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का ये बयान देना कि अगले 200 सालों तक भी यदि आरक्षण जारी रखना पड़े तो संघ और भाजपा उसके लिए सहमत है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज इन मुद्दों की कोई आवश्यकता है, क्योंकि आज धर्म और जाति से ऊपर उठकर हमें रोजगार की बात करनी होगी, हमें शिक्षा की बात करनी होगी, हमें चिकित्सा की बात करनी होगी, हमें समाज में समरूपता की बात करनी होगी, समाज में एक रूपता की बात करनी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती। उसे पता है कि इन मुद्दों पर जनता का समर्थन उसे नहीं मिलेगा। जी। तो उन्होंने ये पॉलिसी अपना ली कि हम समाज को बांट के रख देंगे। आने वाले समय में पवन भाई, सवर्ण समाज का बच्चा पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के साथ नहीं बैठेगा और पिछड़े समाज का व्यक्ति सवर्ण समाज के व्यक्ति को एक दुश्मन की तरह ट्रीट करेगा। खाई गहरी होती जाएगी। बहुत गहरी हो चुकी है। आप यहां से स्टूडियो से बाहर निकल कर आप देखेंगे, समाज में जाएंगे तो आप महसूस करेंगे इन बातों को। जी। 2014 के बाद से डिफरेंसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं और ये योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाए गए हैं। और जिस जी। तरह से मोदी जी की छवि नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर खराब हो रही है, आज आप देखेंगे कि मोदी जी जो करते हैं वो बेसिर पैर की बातें करते हैं। और जिस तरह से उनकी छवि खराब हो रही है, उनकी लोकप्रियता घट रही है, ये भारतीय जनता पार्टी को इस समय ऐसे मुद्दे उठाकर वो उससे लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। जी। तो आप ये मान के चलिए कि संघ प्रमुख ने जो बयान दिया है ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है और समाज को बांटने का पूरा प्लान है उनके पास। बात कर रहे थे समाज की, तो एक समाज या स्वर्ण समाज कह सकते हैं या वैसे समाज कह सकते हैं, जब चुनावों का टाइम आता है तो किसी एक विशेष पार्टी की गोद में जाके बैठ जाते हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि सारा सवर्ण समाज एक जाति विशेष या एक वर्ग विशेष, एक व्यक्ति, एक पार्टी विशेष के कैटर में जाके बैठ जाता है। जी। अगर हम 2012 से 2017 के चुनाव की बात करें, जब 2012 में लोग विधानसभा के चुनाव हुए थे, जब समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई थी, तब सवर्ण समाज ने ही वोट किया था, तभी समाजवादी पार्टी सरकार में आई थी। उससे पहले 2007 की मैं बात करूं, जब बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब भी सवर्ण समाज की वजह से ही जी। बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई थी। हाँ, 2017 के बाद आप एक वर्ग विशेष की बात आप कर सकते हो जी। लेकिन सारा सवर्ण समाज एक जाति विशेष, एक पार्टी विशेष साथ है, तो यहां मैं आपकी बात का खंडन ये मानते हैं कि एक विशेष वर्ग है जो जाके बैठता है। बैठ जाता है। अच्छा, बात करें हम शासन प्रशासन की व्यवस्था की, तो अभी हाल ही में नोएडा में एक मामला हुआ था, इंजीनियर युवराज मेहता की मृत्यु हुई। ठीक है, उसके अंदर एसआईटी टीम गठित की गई थी, ना तो उसकी जांच सार्वजनिक हो पाई, ना कोई ठोस कार्रवाई हो पाई। इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नोएडा सपनों का शहर है। जी। नोएडा हाईटेक शहर है। जी। यहाँ पर लोग बाहर से आते हैं अपने सपनों की उड़ान पूरी करने के लिए, लेकिन यहाँ उन्हें बदले में मिलता क्या है? अव्यवस्थाएं, मृत्यु,
सुविधाओं का सुविधाएं नहीं मिलती उन्हें। युवराज मेहता वाला कांड इस प्रशासन के और इस व्यवस्था के मुंह पर एक करारा तमाचा है। जी। इस प्रशासनिक व्यवस्था का फेल होने का एक साक्षात उदाहरण है। एक 30 साल का इंजीनियर गहरे गड्ढे में गिरकर अपनी जान गंवा देता है। उसका बूढ़ा लाचार बाप 1 महीने तक एसआईटी की जांच का इंतजार करता है। उसकी आंखें ये इंतजार कर रही हैं कि कब मेरे बेटे के कातिलों को, कब मेरे बेटे के हत्यारों को सजा मिलेगी। जी। लेकिन ये प्रशासन की निकम्मापन देखिए। और मैं सबसे बात कहूँगा, भाजपा नेता के जनप्रतिनिधि, भाजपा पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के जाते हैं, वीडियो बनवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन जब कार्रवाई का नंबर आता है तो किसी के मुंह से एक फूटा बोल शब्द नहीं निकलता। जी। सारे जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद खूब बड़ी बड़ी बातें करते हैं मौके पर जाकर, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उस दिन के बाद कुछ किया उन्होंने? जिस एसआईटी की जांच 1 हफ्ते में पूरी होकर उसका निर्णय आ जाना चाहिए था, आज 2 महीने होने जा रहे हैं, लगभग 1.5 महीना हो चुका है। अभी तक उस एसआईटी की जांच के बारे में क्या निष्कर्ष निकला किसी को नहीं पता। आपकी पार्टी ने कोई मांग की इस बारे में? आपके क्या कदम उठाए आपने? हमारी पार्टी तो पहले भी मांग कर चुकी है कि अपराधियों को सजा दी जाए, लेकिन जब इन्होंने आज तक एसआईटी की जांच ही सार्वजनिक नहीं की तो ये अपराधियों को सजा देंगे, इस बात का तो कोई प्रमाण मुझे दिखाई नहीं दे रहा दूर दूर तक भी। क्योंकि आंखों पे पट्टी बंदी है, कानों में ईयरफोन लगे हैं, टूरिस्ट विधायक शहर से बाहर घूम रहे हैं। और दूसरी बात, जिस विधायक के क्षेत्र में आता है वो व्यक्ति संवेदनशील ही नहीं है, संवेदनाहीन व्यक्ति है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सब केवल ढोल नगाड़ों पे कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। उन्हें किसी के दुखों से कोई सरोकार नहीं है, उन्हें जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके मालिक ने धर्म की चाशनी जनता को चटा दी है और जनता मूर्ख है, उन्हें फिर चुन लेगी, ऐसी गलतफहमी वो जी रहे हैं अभी तक। तो बदलाव होगा 200% पवन भाई। लोगों के दिलों में जो आक्रोश है जनता के पास, अब नोएडा शहर में वो जनता नहीं रही कि अब सड़कों पे आए। नोएडा शहर की जनता के पास केवल एक ही वो हथियार है जिसका वो इस्तेमाल करेगी, वोट का हथियार। और मैं लिख के दे सकता हूं 2027 में परिवर्तन होगा। ये जनप्रतिनिधि फर्श पे आएंगे, इनको इनकी अपनी स्थिति का पता लग जाए। आप बात करें जनता के दुख की, समस्याओं की, तो एक समस्या देखी जाती है हिंडन क्षेत्र में, जो कि बिजली के कनेक्शन को लेकर आए दिन धरने पर बैठे रहते हैं। और नोएडा विधायक ने ये मामला विधानसभा में भी उठाया था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस बात को मैं ये कहता हूं कि माननीय नोएडा विधायक जी ने उनकी ये मांग विधानसभा में रखी। क्या इसका मतलब जो नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में या नोएडा के डूब क्षेत्र में जो कॉलोनियां कट रही हैं जी, ये नोएडा विधायक के समर्थन से कट रही हैं? इसका मतलब नोएडा विधायक उन्हें समर्थन देते हैं? क्योंकि आज हिंडन के डूब क्षेत्र में जितनी भी कॉलोनियां काट रही हैं उनमें केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं जी। ये मैं तो यही कहूंगा कि अगर उन्हें बिजली का कनेक्शन मिलता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग इस अपराध में शामिल हैं, क्योंकि वो लोग हिंडन का फ्लड जो धारा प्रवाह है उसको रोक रहे हैं। और एनजीटी के स्पष्ट आदेश हैं कि कोई भी डूब क्षेत्र में निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब विधायक जी अपना आश्रय देकर कॉलोनियां कटवा रहे हैं। तो क्या आप कनेक्शन देने के खिलाफ हैं? मैं कनेक्शन देने के खिलाफ नहीं हूं जी। क्योंकि उस गरीब जनता का कोई अपराध नहीं है जिसने वहां पैसे देकर जमीन खरीदी है जी। उस गरीब जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए। एक बच्चा, एक महिला, एक वृद्ध, गर्मियों के माहौल में क्या उनकी स्थिति होती है जब आपके घर में एक पंखा भी नहीं होता। नोएडा विधायक तो एसी में बैठते हैं, उन्हें क्या पता गर्मी क्या होती है। उस जनता से पूछिए, जब 42-45 डिग्री टेम्परेचर घर के बाहर होता है और उसके घर के अंदर लाइट नहीं होती, पंखा भी नहीं चलता, उसको कनेक्शन मिलना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया जाए कि आगे और कॉलोनियां ना कटे। जब डूब क्षेत्र में कॉलोनियां काटी जाती हैं तब शासन प्रशासन क्यों शांत बैठा रहता है आंख मूंद के? भ्रष्टाचार। अंत कैसे होगा? राजनीतिक लोगों का वर्चस्व उन्हें प्राप्त है। जब शहर के विधायक और शहर के राजनीतिक सत्ताधारी लोग कॉलोनियां काटेंगे तो किसकी हिम्मत है कि उनकी कॉलोनियों को रोक दे? आप एक मुद्दा बताते हैं महर्षि आश्रम से जुड़ा हुआ, बिल्कुल बता दो। क्या है वो मामला? आप महर्षि आश्रम एक यूनिवर्सिटी थी जो शिक्षा के लिए रजिस्टर्ड थी और आज वो यूनिवर्सिटी चल रही है जी। उसकी सारी जमीन कौड़ियों के भाव में बिल्डरों को बेच दी गई। वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो गई और उसमें सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। उनके खिलाफ दुनिया भर की शिकायतें की गई हैं जनता के द्वारा। जी।
और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नाम शामिल हैं। और आप उठा के देख लीजिए, माननीय विधायक जी के आसपास जो लोग रहते हैं उनके पिछले 5 सालों के अंदर उनकी आर्थिक स्थिति किस तरह सुधरी है, उनके बड़े बड़े बिजनेस शुरू हो गए जी। भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा छोटा नेता जिसके पास साइकिल पे चलने के पैसे नहीं थे, वो आज फॉर्च्यूनर में चल रहा है। तो भाई इस शहर के अंदर जितनी भी अवैध कॉलोनियां डेवलप हो रही हैं, जितनी भी अवैध बिल्डिंगें बन रही हैं, उनमें आप पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हाथ है। तो क्या सपा बसपा के टाइम में ऐसा कुछ नहीं हुआ? सपा बसपा के टाइम में कहाँ हुआ, आप मुझे बताइए ना। और सपा बसपा ने अगर गलतियां करी थी जब तो जनता ने उन्हें नकार दिया जी। आप हर बात को भाजपा की गलतियों को सपा की गलतियों से ढाई नहीं रख सकते। सिर्फ जानना चाहते हैं ताकि दर्शकों को पता चले। बता रहा हूं ना मोहन भाई आपको जी। हमने गलतियां करी, जनता ने हमारे खिलाफ निर्णय दिया ना जी। भाई। अगर हमारे खिलाफ हमारी सरकार पर आरोप लगा हम भ्रष्टाचार हुआ, जनता ने आरोप लगा, जनता ने हमें बदल दिया। लेकिन अब पिछले 10 सालों से जो भ्रष्टाचार की नदियां बह रही हैं, तो उसको आप ये नहीं कह सकते जी आपकी सरकार में भी, तो इसका मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हो। जी, सिर्फ जानना चाहते हैं। नहीं, जानना नहीं चाह रहे, आप जस्टिफाई कर रहे हो कि जी भाजपा जो भ्रष्टाचार करे तो सही, आप करें तो चमत्कार और हम करें तो बलात्कार, ये नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार आपके लिए भी जितना बड़ा अपराध मेरे लिए है उतना बड़ा अपराध आपके लिए भी है। और आप सुचिता की नींव पर राजनीति करने आए हैं, आपसे बिल्कुल अपेक्षा नहीं की जा सकती इस बात की जी कि आप भ्रष्टाचार करेंगे और भ्रष्टाचार को आश्रय देंगे। अच्छा, बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, तो एक और मामला है जिस पे आप हमेशा कहते हैं भ्रष्टाचार होता है, राइट टू एजुकेशन। स्कूलों में देखा जाता है कि जो पात्र हैं, सुपात्र हैं, उनको दाखिले नहीं मिलते, जबकि कुछ लोग भ्रष्टाचार करके या अपनी कुछ सेटिंग करके एडमिशन ले लेते हैं। तो क्यों, क्या है भ्रष्टाचार आपने देखा है, वो जानना चाहेंगे। इस शहर के अंदर जिला गौतम बुद्ध नगर के लगभग 12,000 सीट आरटीई के अंदर शिक्षा विभाग ने चिन्हित कर रखी हैं जी, जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े, गरीब मजदूर, रिक्शा वाला, काम वाला, जो अपने बच्चों को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की हैसियत में नहीं है जी, उनके लिए ये सीटें रिजर्व की गई हैं। बिल्कुल। और आप ये पाएंगे कि उनमें से लगभग 60% सीटों पर अमीरों के बच्चे पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ते हैं अमीरों के बच्चे? जो गरीब बच्चा है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और जो अमीर लोग हैं वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के सहारे अपने बच्चों का एडमिशन उन प्रतिष्ठित स्कूलों में करा देते हैं, और एक गरीब बच्चे का हक मार कर जी, आप अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल कर रहे हैं। और इसमें किसका हाथ है? हमारे नेताओं का। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इतनी सिफारिशें बीएसए के पास हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे, बीएसए की मजबूरी हो जाती है। स्कूल अगर मना भी करता है तो ये लोग जी, अपने संगठन बनाकर स्कूलों के बाहर धरना देते हैं, स्कूल के मैनेजमेंट को परेशान करते हैं, और स्कूल को परेशान होकर गरीब के बच्चे का नाम काटकर इन अमीरों के बच्चों को आरटीई के अंदर एडमिशन देना पड़ता है। समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि स्कूल और बीएसए और शिक्षा विभाग ईमानदारी से अपना कार्य करे। और समाजवाद ये कहता है कि समाज की निचली पीढ़ी में जो व्यक्ति खड़ा है, जिसके लिए शिक्षा सुलभ नहीं है, उसे शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। आपकी पार्टी का एक नारा है पीडीए, तो पीडीए के बारे में हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्या है पीडीए? देखिए, मैं पिछली बार भी मैंने आपसे यही कहा था कि हमारी पार्टी पीडीए के एजेंडे को लेकर आगे चल रही है जी, और मैंने पिछली बार भी ये शब्द कहे थे कि पीडीए की भाजपा के लोग गलत व्याख्या करते हैं जी, मैं कहता हूं पी से पीड़ित, जी, डी से दुखी और ए से अपमानित। जो व्यक्ति पीड़ित है, जो व्यक्ति दुखी है, जो व्यक्ति अपमानित है, जी, समाजवादी पार्टी उसके साथ है। जी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस शहर की 90% जनता पीड़ित है, इस शहर की 90% जनता दुखी है और इस शहर की 90% जनता अपमानित है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी को अगर बहुत मिलती है तो ये सारी समस्याएं समाप्त होंगी? सुनिए, हम समाजवाद की राजनीति करते हैं जी, हमारी पार्टी समाज के सब वर्गों को समानता के साथ ट्रीट करती है जी, हमारे लिए सवर्ड भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने की बैकवर्ड, हमारे लिए एससी भी उतने ही महत्वपूर्ण है, हमारे लिए एसटी भी उतने ही महत्वपूर्ण है, हमारे लिए ओबीसी भी उतने ही महत्वपूर्ण है। जी, हमारी पार्टी समाज, और जब आप भारतीय समाजवादी पार्टी की स्थापना देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में सभी जातियों के लोग थे, उसमें मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, और हिंदू में भी सभी जातियों के लोग थे, ब्राह्मण भी थे, वैश्य भी थे, एससी भी थे, एसटी भी थे और ओबीसी भी थे। फिर ये वाईएम फार्मूला क्या था? सुनिए, ये मुस्लिम यादव जो फार्मूला बनाया गया था ये भी भाजपा की देन थी, जी, क्योंकि भाजपा के लोग एक नैरेटिव गढ़ने में इतने माहिर हो चुके हैं और पिछले 5-10 सालों से इन्होंने झूठ का पुलिंदा ही तो पेश किया जनता के सामने। लेकिन अब जनता की आंखें खुल रही हैं, जनता की आंखों के सामने जो पट्टी ढकी थी वो धीरे धीरे उतर रही है, कुछ उतर गई है,
कुछ इन चुनावों में उतर जाएगी, और 2029 में भारतीय जनता पार्टी का क्या हश्र होगा ये आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। अच्छा, बात करें और एक मुद्दा है बिजली कनेक्शन का तो था ही, साथ में बिजली की दरें बढ़ाए जाने की भी चर्चा होती रहती है। जो निगम अभी तक 3 सालों से लाभ में चल रहा था, अचानक से घाटा कैसे दिखाने लगा, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, अभी पिछले दिनों न्यूज़पेपर में खबर आई थी जी। कि विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत की दरों को बढ़ाने के लिए एक प्रेजेंटेशन दी है, जी, प्रस्ताव और उस पर प्रस्ताव दिया है, और उस पर जनता से उन्होंने आपत्ति दर्ज कराने के लिए बोला है। जी। जो विद्युत नियामक आयोग, जो विद्युत निगम पिछले 4 सालों में, पिछले 3 साल से तो लगातार प्रॉफिट में था, कभी 2000 करोड़, कभी 4000 करोड़ के लाभ में चल रहा था। जी। ऐसा क्या हुआ कि इस साल वो 950 करोड़ के घाटे में आ गया? जी। ये एक सोची समझी साजिश है। जनता के सामने गलत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, और जनता, आप इनके आरटीआई लगाइए तो ये कहते हैं जी हम जवाब देने, ये मुद्दा जवाब देने योग्य नहीं है। इनके आरटीआई में जवाब मिलता है जी। क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये जवाब दे देंगे तो लोगों के सामने सच्चाई आ जाएगी। केवल और केवल ये विद्युत विभाग को निजीकरण करना चाहते हैं, और इस निजीकरण की नींव तैयार कर रहे हैं। जी। और ये भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा उदाहरण साबित होगा। आप मुझसे लिख लीजिए, जी। ये रेट बढ़ के रहेंगे, और उसके बाद जैसे ये रेट बढ़ेंगे, विद्युत विभाग कौड़ियों के भाव में अंबानी अडानी को बेच दिया जाएगा। ऐसा आपको लगता है? अब देखिए, ऐसा होगा। दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूशन किसके पास है? जी। टाटा के पास है। मेरे पास तो नहीं है, आपके जी। पास भी नहीं है। बिल्कुल। और जिस दिन से भाजपा की सरकार दिल्ली में आई है, लोगों के बिजली के बिल कितने बढ़ गए हैं, ये आप दिल्ली के किसी आदमी से पूछिएगा तो आपके ऑन चैनल पे आके बताएगा वो। जी। और जब तक केजरीवाल की सरकार रही, लोगों के बिल माफ रहे, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो आप बात कर रहे हैं केजरीवाल जी की, उन्होंने पानी बिजली फ्री किया था, तो आप उसका समर्थन करते हैं? अगर मैं समर्थन करता हूं तो भारतीय जनता पार्टी तो उसको फॉलो कर रही है। जी। बिहार चुनाव से पहले, एक दिन पहले 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डालना, ये जनता को घूस देना नहीं है तो क्या है? जी। यदि भारतीय जनता पार्टी 10,000 रुपए देती है तो बहुत अच्छी बात है, जनता का हित है। और केजरीवाल जी बिजली पानी फ्री देते हैं, या समाजवादी पार्टी महिलाओं को 5,000 10,000 रुपए देने का वादा करती है, तो हम लोग जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये दोगलापन नहीं चलेगा। अच्छा, बात करें आप राजनीति की, तो बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने ऐलान किया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी 2027 में। तो सपा की क्या रणनीति रहेगी? और बात करें हम नोएडा की, तो क्या तैयारियां शुरू की गई हैं नोएडा सीट के लिए? देखिए, पिछले 2014 से जब से ये नोएडा में चुनाव होने शुरू हुए हैं, 2014, 2017, 2022, जी। पिछले 3 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी यदि फाइट में कोई रही है तो समाजवादी पार्टी रही है। जी। बसपा तीसरे चौथे नंबर पे भी कहीं नहीं थी। ठीक है। आम आदमी पार्टी तो खैर पहले ही खाता नहीं खुला, और कांग्रेस तो जीरो ही। हम तो कहते हैं कि बसपा और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इनका तो यहाँ पर कोई जनाधार नहीं है। जनाधारी नहीं है। ठीक है। नोएडा में यदि कोई फाइट है और भाजपा को यदि कोई सत्ता से हटा सकता है तो जी। केवल समाजवादी पार्टी हटा सकती है। जी। और ये बात सबको पता है कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। वरना ऐसा क्या हो गया, जो मायावती जी पिछले 9 सालों से गहरी नींद में सो रही थी, जी। अभी पिछले अक्टूबर से उनको ऐसा क्या सपना आया कि वो एकदम नींद से जाग गई। और आपको ये भी ध्यान होगा कि रमाबाई अंबेडकर मैदान में जो रैली हुई थी, उसके लिए सरकारी बसें भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन की तरफ से उपलब्ध कराई गई थी। जी। तो अब भी अगर आप डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पा रहे पवन भाई, जी। और जनता डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाई, तो जनता बेचारी मासूम यही है। तो जानना चाहते हैं हम और हमारे दर्शक। हम आपके चैनल के माध्यम से यही अपील कर रहे हैं कि भाई आप अपना वोट जो दे वो बहुत सोच समझ के दें। बसपा को वोट देना और भाजपा को वोट देना एक समान है। यदि आप वास्तव में भाजपा को हटाना चाहते हैं और भाजपा से त्रस्त है, तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है, समाजवादी पार्टी। जी। जो, हाँ, हमसे कुछ गलतियां हुई होंगी, जिसका खामियाजा हमने 2012 के चुनाव, 17 के चुनाव में भुगत लिया। जी। लेकिन हाँ, हमारे नेता अखिलेश यादव का जो विजन है, वो उन्होंने उस समय भी इतने काम किए थे जी। और आज भी। और जो आज आप देखेंगे, जो योगी जी अगर आज सिंगापुर गए हैं, जापान गए हैं, आपको ध्यान होगा 2012 की जब हमारी सरकार थी तो ग्रेटर नोएडा के अंदर कोरिया के लोगों के लिए हम लोगों ने एक सेगमेंट यूज किया था, जी। इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आप जितनी भी आज ये ओप्पो वीवो देख रहे हैं, उस समय के लॉटेड है। जी। क्योंकि उस समय हमने कोरिया के लोगों को इंडस्ट्री लगाने के लिए यहाँ पर लैंड दी थी। तो उसी विजन को तो अखिलेश जी और योगी आदित्यनाथ जी आगे बढ़ाने के लिए ये जो टॉय पार्क और अपैरल पार्क आप देख रहे हैं, इसका जो बेस है वो समाजवादी पार्टी ने तो प्रोवाइड किया। जी। और जो हमारा विजन था उसी को तो आप फॉलो कर रहे हो। आपका अपना क्या विजन है? नया कुछ नहीं ला पाए। आपके पास बताइए। जी।
आप नोएडा के अंदर आज तक एक सरकारी अस्पताल नहीं बनवा पाए। नोएडा एक्सटेंशन जिसकी आज आबादी 8 लाख तक पहुंच चुकी है, वहां पर आपके पास एक प्राइवेट अस्पतालों के अलावा सरकारी अस्पताल तक नहीं है। मेरा सवाल अगला वही था कि चिकित्सा की बात की जाए तो नोएडा एक्सटेंशन आज बहुत बड़ा क्षेत्र है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, आबादी का क्षेत्र देखा जाए तो बढ़ता जा रहा है दिन रात ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन वहाँ सरकारी अस्पताल नहीं है। पिछले 10 साल में कोई अस्पताल क्यों नहीं बन पाया? तो ये सवाल तो आपको भारतीय जनता पार्टी के विधायक से करना चाहिए। आप भी जनप्रतिनिधि हैं। नहीं, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं तो सवाल उठा ही रहा हूँ। जी मैं तो उठा ही रहा हूँ। जी एक नहीं, 2 सरकारी अस्पताल बनने चाहिए, और अस्पताल नहीं, मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। जी गौतम बुद्ध नगर के अंदर जो जिम्स बना है वो अलग है, यहाँ से 40-45 किलोमीटर पड़ता है जिम्स। जी एक आदमी को, हमें अपने नजदीक में जिम्स चाहिए, हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए यहाँ पर। जी मैं सरकार से मांग करता हूँ कि आते ही, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो पहले 3 महीने के अंदर सबसे पहला मेडिकल कॉलेज हम नोएडा एक्सटेंशन में देंगे। जी और भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों से दूर है, उन्हें जनता के मुद्दों से सरोकार ही नहीं है पवन भाई जी, उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि उनकी जो साझेदारी है, उनकी जो भागीदारी है वो धनबल वाले लोगों के साथ है। जी उनके पास प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए, प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल्स खोलने के लिए तो लैंड है जी, क्योंकि वहाँ से उनको फंड्स आते हैं, उनका कोलेबोरेशन है। आप उठा के देख लीजिए मेडिकल को, आप, अब मैं कितने सारे नाम लूँ, और हमारे तो सांसद जी खुद इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, जी उनके भी हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं। सांसद जी ने आज तक प्रयास नहीं करा कि नोएडा एक्सटेंशन में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज बन जाए, किया उन्होंने कोई प्रयास? जी वो चाहते तो कर सकते थे, वो चाहते तो बनवा सकते थे। और मैं नोएडा विधायक की बात करूंगा, इनको लोग उप मुख्यमंत्री बोलते हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, उनको तो भगवान मानते हैं लोग। जी उस भगवान ने भी आज तक प्रयास नहीं करा कि मैं नोएडा एक्सटेंशन में एक मेडिकल कॉलेज बनवा दूं। और वहाँ की तो छोड़िए साहब, नोएडा के माननीय विधायक जी ने तो नोएडा के लिए भी एक नया पीएचसी आज तक नहीं बना। जी नोएडा में बरोला के अंदर किसी भी आप गांव की बात कीजिए, पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी बढ़ चुकी है कि, और बहुत सारे गांव तो ऐसे जहां पर आज तक सीएचसी और पीएचसी का तो नाम ही नहीं सुना लोगों ने। जी बिल्कुल। तो अगर हमारे नोएडा के माननीय विधायक जी पीएचसी नहीं बनवा सकते, सीएचसी नहीं बनवा सकते, तो भाई इनसे क्या उम्मीद करेंगे कि मेडिकल कॉलेज बनवा देंगे? जी हम वादा करते हैं आपसे, समाजवादी पार्टी की सरकार लाइए और आपको नोएडा एक्सटेंशन में पहले 3 महीने के अंदर मेडिकल कॉलेज हम आपको देंगे। जी बहुत बढ़िया। और नोएडा के अंदर हर गांव के अंदर हम आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर देंगे, चलिए जिससे कि गांव के लोगों को, शहर के मजदूर लोगों को अपनी जेब कटवाने के लिए इन प्राइवेट अस्पतालों में जाना है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपकी इन रणनीतियों के लिए। गौरव जी, एक और मामला जानना चाहेंगे भी, योगी जी और नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी दोनों ही जापान और सिंगापुर गौतम बुद्ध नगर के लिए इन्वेस्ट लेने गए, तो कैसे देखते हैं आप इसको? ये बड़ा दुर्भाग्य है जी कि इस देश का मुखिया और इस प्रदेश का मुखिया और इस प्रदेश का, इस नोएडा का प्रभारी मंत्री नंदगोपाल नंदी जी, जो उद्योग मंत्री भी हैं जी, उनकी आंखें इस कदर मुंद चुकी हैं कि जिस इन्वेस्टमेंट को लेने के लिए वो जापान और सिंगापुर गए हैं, भाई वो इन्वेस्टमेंट तो हम आपको नोएडा से ही दे सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि नोएडा के लोगों को तो, उद्योगपतियों को तो आप उद्योगपति मान ही कहाँ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो पहले उद्योगपतियों को चोर कहते हैं। जी अगर इन्होंने स्कीमें निकाली हैं, आज भी 8,000 मीटर 10,000 मीटर की स्कीम निकाली है, और पवन भाई आप ये मान के 10,000 मीटर का प्लॉट आज की डेट में 16 करोड़ रुपए का है जी प्लॉट, जी, और उस पर डेवलपमेंट करके वो इंडस्ट्री लगभग 40 करोड़ की पड़ती है। ठीक है। तो भाई अब 40 करोड़ रुपए किस व्यक्ति के पास है? इसी को आपने 500 मीटर की इंडस्ट्री लगी होती, या 300 मीटर की इंडस्ट्री आपने लॉन्च करी हो, तो मैं लिख के देता हूँ, आप 100 प्लॉट निकालो, 1,000 स्कीम में भरे होंगे, तो आपको इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जापान और सिंगापुर जाना ही नहीं पड़ता। आप अपने शहर के उद्योगों को डेवलप ना करके आप दूसरे देशों में भीख मांगने जा रहे हैं। और पिछली बार भी तो आप एमओयू करने गए थे ना, आपके मंत्री, आप वहाँ एमओयू करके आए थे। वो एमओयू आज तक जमीन पर कितने दिखाई दिया आपको? कितना इन्वेस्टमेंट आया? आपने एक आयोग बनाया था ना, जिसके थ्रू आप लोगों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट कराई थी। कौन सी नई इंडस्ट्री लगी है? आप लोगों ने इंडस्ट्री के नाम पर जमीनों का धंधा शुरू कर दिया है। आप खरीद फरोख्त कर रहे हैं, बड़ी कंपनियों को लैंड अलॉट करते हैं। अब इसमें एक हाथों करूंगा, पतंजलि को आपने लैंड अलॉट करी, 100 एकड़ 200 एकड़ जितनी भी करी, और पतंजलि को लैंड अलॉट की गई थी इंडस्ट्री लगाने के लिए, और पतंजलि ने क्या शुरू कर दिया उसमें? उन्होंने 300 मीटर के प्लॉट काट कर बेचने शुरू कर दिए। मतलब अथॉरिटी अब ये काम करेगी जी, ये काम अथॉरिटी का है कि वो शहर के उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए जगह मुहैया कराए जी, उनको जगह मुहैया कराने के बजाय आप उन्हें प्रताड़ित करते हैं, आप उन्हें नोटिस भेजते हैं,
आप उन पर जीएसटी करवाते हैं, आप उनके ऊपर धारा 10 के नोटिस भेजते हैं कि कैसे भी करके छोटा उद्योगपति खत्म हो जाए, और बड़े उद्योगपति के सामने आप भीख मांगने जाते हैं कि आइए हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में आप उद्योग लगाइए। जी। तो क्या अंधे हो गए क्या? और ये नंदगोपाल नंदी जी जो अपने आप को वैश्य समाज के कहते हैं और मानते हैं कि मैं वैश्य समाज से हूं, क्या उन्हें सिंपल सा लॉजिक समझ में नहीं आता कि जो शहर के उद्योगपति हैं उनके लिए तो आपने कुछ किया नहीं? उनके लिए कौन सी स्कीम लेकर आई अथॉरिटी पिछले 8 सालों में? जी। कौन सी 300 मीटर की स्कीम आई? कौन सी 200 मीटर की स्कीम आई? कौन सी 500 मीटर की स्कीम आई? आप 8,000 10,000 मीटर की स्कीम लेके आ रहे हैं। अरे भाई, इस शहर के उद्योगों को बचाइए, इस शहर के उद्योगपतियों को बचाइए, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शहर बहुत उद्योग मान लिया जाए कि आपका सुझाव ये है कि आप बाहर न जाके अपने आसपास के लोगों को ही पहले मौका दीजिए। आपके पास लैंड बैंक है, आप स्कीम निकालिए और बोलिए कि 3 महीने के अंदर आपको इंडस्ट्री लगानी है। जी। नहीं तो आपका इंडस्ट्री कैंसिल कर। इतने समर्थ है कि वो अपना, भाई साहब मैं कहता हूँ हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, आप स्कीम निकाल के देख लीजिए। जी। आप ये कहिए घंटे में पैसा जमा करना है और 300 मीटर के 1,000 प्लॉट निकाल दिए। मैं कहता हूँ 10,000 प्लॉट ना भरे जाएं तो मैं नाम बदल दूंगा अपना। चलिए, खैर एक मुद्दा और बात कर लेते हैं हम, धर्म से जुड़ा हुआ है। एक शंकराचार्य के ऊपर एफआईआर हुई थी, उनके एक शिष्य द्वारा भी एक आरोप लगाए गए, तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सत्ता से टकराव का खामियाजा तो शंकराचार्य जी को भुगतना पड़ेगा। जी। अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य जी को जब सत्ता को उन्होंने चुनौती दी जी। और ये बात योगी आदित्यनाथ जी को बर्दाश्त नहीं हुई। जी। और ये बात आप भी जानते हैं पवन भाई कि उनके ऊपर जो एफआईआर लिखाई गई है वो फर्जी मुकदमा है, उनकी छवि को खराब करने के लिए। और चूंकि सत्ता का अहंकार इतना बढ़ चुका है कि कोई उससे सवाल करे, ये सत्ता को बर्दाश्त नहीं है। जी। और ये लोग कहते हैं योगी जी हैं, सनातन की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। अरे आप सनातन का अपमान करते हैं, आप धर्म का अपमान करते हैं, आप बटुकों की चोटी खींचकर उन पर लाठी चार्ज करवाते हैं, और जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं आप उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उन्हें प्रमोशन देते हैं, उन पर कार्रवाई तक नहीं करते। और आप कहते हैं आप हिंदू धर्म की आप पालन करते हो। लेकिन उन पर जो आरोप लगाए उसके बारे में क्या कहेंगे आप? फर्जी। आप देखिए, कानून है, दूध का दूध और पानी का पानी। इतने पुराने मुकदमे हैं और सब जहां की वो चर्चा है वहां सब सीसीटीवी लगे हुए थे। अगर उनके पास कोई सीडी है तो सीडी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? जी। कारण केवल विवाद उत्पन्न करना है, शंकराचार्य जी की छवि को खराब करना है और सत्ता से टकराने का जो नतीजा उन्हें भुगतवाना है। सीधा सीधा ये है। अहंकार को चोट लगी है योगी जी के। अच्छा, एक अलीगढ़ में मामला देखने को मिला, एक व्यक्ति द्वारा कुछ एक समुदाय के लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, क्या था मामला? मामला तो आप बताइए, मैं बताता हूं उसके पीछे। बिल्कुल बिल्कुल। एक हिंदू व्यक्ति द्वारा 2-3 मुस्लिम व्यक्तियों के साथ नाम पूछकर उनकी दाढ़ी खींचना, उनके साथ मार पिटाई करना, जी। उनका क्या अपराध था भाई? यदि आपको मुस्लिम समाज के लोगों से इतना ही आपत्ति है तो आप उन्हें देश से बाहर निकाल दीजिए। वो तो आपसे आज तक हुआ नहीं, पिछले 2014 के बाद से आज तक आपने जो अभी मैंने आपसे अभी एक क्वेश्चन के बाद मैंने यही कहा था जी कि पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच में इतनी खाई पैदा कर दी और आज इन्होंने हिंदू जातियों के बीच में, सवर्णों, ओबीसी और SC ST के बीच में खाई पैदा कर दी। तो इस खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। भेदभाव बढ़ाया जा रहा है, बढ़ गया है और ये पटेगा नहीं। और इसका खामियाजा आप नहीं भुगतेंगे, हम नहीं भुगतेंगे, जनता नहीं भुगतेगी। 20 साल बाद इनकी हमारी नस्लें भुगतेंगी। तब उन्हें पछतावा होगा कि उन्होंने किस सांप्रदायिक दल को अपना समर्थन दिया था। आप ये लेकिन कहना तब चाह तक रहे तीर कमान से निकल चुका हूं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि भविष्य में इसके परिणाम, दुष्परिणाम होंगे? बहुत दुष्परिणाम होंगे। सांप्रदायिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जी। इनको, और सुनिए, तुष्टिकरण करते हैं ये हम पे मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाते हैं। मुस्लिमों का सबसे ज्यादा तुष्टिकरण करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। लेकिन इनका जो प्रेजेंटेशन है वो इतना शानदार है कि लोगों को वो ही दिखता है जो वो दिखाना चाहते हैं। ठीक। गौरव जी, आपने अनुभव साझा किए, शिक्षा, धर्म, राजनीति, सभी मुद्दों पर हमसे खुल के बात की, अच्छा लगा। और हमारे दर्शकों को आपकी बातें समझ आई होंगी जो आपने मांगे उठाई हैं। तो आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। और दर्शकों से कहना चाहूँगा, देखते रहिए PNI टॉक।